दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। न सोचे क्या मिला है, ये सोचे किया क्या अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन आए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर हो। हाँ, ऑनलाइन पे ऑडियो वीडियो क्लियर है। मोहम्मद परवेज खान, आकाश गौतम, लक्की जैन। हाँ, क्लियर है ऑडियो वीडियो। चलो चलो चलो। हाँ बेटा हूं। कहां तक पढ़ाया था पिछली क्लास में? सोलर कांस्टेंट खत्म हो गया था। अरे है ना। चलो है। सोलर कांस्टेंट में क्वेश्चन कहाँ है? मैंने क्या बोला था? इस पे एक ही क्वेश्चन आता है, एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी स्क्वायर। किसी भी प्लेनेट का सोलर कांस्टेंट अर्थ के रेस्पेक्ट में पूछेगा तो नीचे डब्बा भी बनाया था, एस प्लेनेट अपॉन एस अर्थ डी अपॉन डीपी का होल स्क्वायर। चार में से तीन डाटा दे देगा। हाँ बेटा हेडिंग डालो, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। लिख लिया बेटा हूं? स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी। हाँ लिखो इसमें पहला पॉइंट, लिखाऊं? स्पेक्ट्रल एनर्जी कर्व ऑफ एन आइडियल ब्लैक बॉडी इज कंटिन्यूअस। Spectral energy curve of an ideal black body is continuous. Spectral energy curve of an ideal black body is continuous. लिख लिया? हाँ, सेकेंड पॉइंट लिखे, the area enclosed between spectral curve, the area enclosed between spectral curve, the area enclosed between spectral curve and wavelength axis, the area enclosed between spectral curve and wavelength axis is represent total emissive power, बेटा ध्यान दो, ये कर्व मैंने पहले ड्रॉ करवाया था ए से। कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कर्व था क्या? और ये कर्व था आपका ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा के बीच में कर्व। मैंने बताया था ये एरिया किसको डिनोट करता है? तो मैंने बताया था ये एरिया टोटल एमिसिव पावर ई को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? क्योंकि एरिया का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स कहां से कहां तक? तो इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा विद रेस्पेक्ट टू लैम्डा
फ्रॉम 0 to infinite, इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite। अरे है कि नहीं, इंटीग्रेशन का मतलब समेशन, तो समेशन ऑफ ई लैम्डा विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा फ्रॉम 0 to infinite, यानी 0 से इन्फाइनाइट तक के जितने लैम्डा हैं उन लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग जितनी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है उन सभी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर को ऐड कर डालो, यानी पर यूनिट ऐसे पर टाइम लैम्डा 1 का एमिटेड अमाउंट, पर यूनिट ऐसे पर टाइम लैम्डा 2 का एमिटेड अमाउंट, पर यूनिट ऐसे पर टाइम लैम्डा 3 का एमिटेड अमाउंट, पर यूनिट ऐसे पर टाइम लैम्डा 4 का एमिटेड, सारे एमिटेड अमाउंट को ऐड कर डालो। तो सभी एमिटेड अमाउंट ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, पर यूनिट ऐसे पर टाइम में सभी वेलेंस का एमिटेड अमाउंट, और जब सभी वेलेंस का एमिटेड अमाउंट होता है तो फिर क्या आता है, टोटल एमिसिव पावर ई। आएगा कि नहीं आएगा, ये मैंने आपको डेफिनेशन में बनवाया था, याद है। तो ओवरऑल टोटल एमिसिव पावर, और टोटल एमिसिव पावर क्या होती है बेटा, सिग्मा टी की पावर 4। अरे है क्या, मतलब मैं बोल सकता हूं क्या, या एरिया जो है वो टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे है कि नहीं, तो बेटा सिंपल सी बात, अगर मैं यहां टेम्परेचर बढ़ाऊं, टेम्परेचर दुगना कर दूं तो एरिया कितना गुना होगा, टेम्परेचर दुगना तो एरिया 16 गुना, 16 टाइम ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा। इतनी बात मैं पहले कर चुका हूं, है ना। तो ये डायग्राम के लिए जगह छोड़ दो, बना लेना, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ बना लेना, बना लेना, बना लेना, अरे अभी बना लेना, बना लेना, जगह लो, जगह छोड़ो। हाँ, व्हेन द टेम्परेचर, पॉइंट नंबर 3, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, when the temperature of a body increases, when the temperature of a body increases, the wavelength corresponding to maximum emission, when the temperature of a body increases, the wavelength corresponding to maximum emission, the wavelength corresponding to maximum emission, ब्रैकेट में लिख लो लैम्डा m, the wavelength corresponding to maximum emission, bracket में लिखना lambda m, is shifted from longer wavelength, is shifted from longer wavelength to shorter wavelength, is shifted from longer wavelength to shorter wavelength. Due to this, the color of a body, due to this the color of a body changes, due to this the color of a body changes, यानी बॉडी का कलर चेंज होगा। अब सुनो, ध्यान से सुनना, समझना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी काम का पॉइंट। यहां ध्यान से सुनो बेटाओं, यहां पर मैं बात को समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना और इधर ध्यान देना। ये आपको कैसा दिख रहा है, अरे बोलो तो रे, ये कैसा दिख रहा है, ग्रीन। ये कैसा दिख रहा है, ये व्हाइट लाइट की वजह से नजर आ रहे हैं ये कलर, व्हाइट लाइट की वजह से, क्योंकि व्हाइट लाइट क्या है, व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, और व्हाइट लाइट में सारे कलर होते हैं, तो बेटा ये रेड है ना, तो ये जो जैसा होता है ना उसको दूर भगाता है, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे नॉर्थ पोल को दूर भगाता है, रिपेल करता है, साउथ पोल को पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को करता है, नहीं करता है, तो रेड को दूर भगाएगा। व्हाइट लाइट में सारे कलर हैं, ये सारे कलर को तो एब्जॉर्ब करेगा, यानी सभी कलर के लिए इसकी एब्जॉर्बिव पावर होगी, एब्जॉर्बिव पावर ए, यानी इंसिडेंट रेडिएशन सबको एब्जॉर्ब करेगा, सारे कलर को, परंतु रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, यानी रिफ्लेक्टिव पावर रेड के लिए होगी, और रेड रेडिएशन रिफ्लेक्ट होगी, तो रेड रिफ्लेक्टेड रेडिएशन आपकी आंखों की रेटिना पे पहुंच रहा है अभी, इसलिए आपको ये रेड दिख रहा है। अगर यहां अंधेरा हो तो ये दिखेगा क्या, मैं ही नहीं दिखूंगा, ये कहां से दिखेगा, है कि नहीं। तो ओवरऑल हमें जो कलर दिखाई दे रहे हैं वो व्हाइट लाइट में, ये सब नेचुरल कलर है। शर्ट ग्रीन टी शर्ट नजर आ रही है नहीं आ रही, ये क्यों आ रही है, क्योंकि व्हाइट लाइट गिरी, सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, परंतु ग्रीन रिफ्लेक्ट हुआ, और ग्रीन रिफ्लेक्टेड कलर आंखों की रेटिना पे आ रहा है, इसलिए हमें ग्रीन दिखाई दे रहा है। अरे है कि नहीं, तो ग्रीन दिखना, ब्लू दिखना, उस कलर को रिफ्लेक्ट करा, ये सब नेचुरल कलर है बेटा, है ना।
और नेचुरल कलर केवल व्हाइट लाइट में दिखेंगे। ये व्हाइट दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है व्हाइट? ये व्हाइट क्यों दिख रहा है? व्हाइट लाइट जब इसके ऊपर गिरेगी तो व्हाइट व्हाइट को दूर भगाएगा, यानी सारे ही कलर को रिफ्लेक्ट करेगा ये, और सारे कलर मिलकर के व्हाइट बनाएंगे, वो आपकी आंखों की रेटिना पे पहुंचेगा। इसलिए आपको ये व्हाइट दिखाई दे रहा है। इसलिए व्हाइट इज अ गुड रिफ्लेक्टर, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। व्हाइट इज अ गुड रिफ्लेक्टर, सारे कलर को रिफ्लेक्ट करता है। इनके सर के बाल काले नजर आ रहे हैं। सर के बाल काले क्यों नजर आ रहे हैं? क्योंकि बेटा व्हाइट लाइट में जब लाइट गिरी, सारे कलर गिरे, सारे ही एब्जॉर्ब हो गए, और सारे ही कलर एब्जॉर्ब हो गए, रिफ्लेक्ट होके कुछ आया नहीं। तो जो पार्ट आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, वहां पर रेडिएशन गिरने के बाद रिफ्लेक्ट होके नहीं आई, और जब रिफ्लेक्ट होके आंखों पे नहीं आई तो वो पोर्शन हमें क्या दिख रहा है? ब्लैक। इसलिए ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर। अंधेरे कमरे में काला क्यों दिखता है? क्योंकि कोई लाइट आती ही नहीं आंखों पे, और जब कोई लाइट आंखों पे आएगी नहीं तो कैसा दिखेगा? कमरे में काला पेंट कभी नहीं करवाते। कमरे में काला पेंट करवाते तो आंखों पे रिफ्लेक्ट होके कोई कलर आएगा नहीं, आएगा नहीं तो कमरे में कैसा दिखेगा? अंधेरा अंधेरा, काला काला दिखेगा। क्योंकि काला पेंट करवाते दीवारों पे, रिफ्लेक्ट लाइट, व्हाइट लाइट बल्ब जला दिए, फिर भी वो व्हाइट लाइट वहां जाके एब्जॉर्ब हो गई, रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे कुछ आएगा नहीं, तो कमरे में कैसा दिखेगा? उस काले कमरे में अंधेरा, काला काला दिखेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ब्लैक इज अ गुड एब्जॉर्बर और व्हाइट इज अ गुड रिफ्लेक्टर। ये सब जो मैंने कलर बोले, ये सब पर नेचुरल कलर है, ये व्हाइट लाइट में नजर आते हैं। पर बेटा एक कंडीशन ऐसी भी है जिसमें आपको अंधेरे में भी कलर नजर आएगा। लोहे के टुकड़े को 500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर लूं तो बोलो कैसा दिखाई देगा? लाल, रेडिश दिखाई देगा। देगा नहीं देगा? बेटा अंधेरे में दिखाऊं तो भी लाल दिखेगा, और व्हाइट लाइट में दिखाऊं तो भी लाल दिखेगा। फिर वो कैसे दिख रहा है? बेटा ये जो कलर थे नेचुरल कलर थे, ये केवल रिफ्लेक्टिव पावर से नजर आ रहे थे, पर वो जो लोहे का टुकड़ा 500 डिग्री सेल्सियस पे है, वो एमिसिव पावर से नजर आ रहा है। किससे नजर आ रहा है? उसका खुद का 500 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से वो सभी कलर की रेडिएशन एमिट कर रहा है। यानी ये विबग्योर के सारे कलर एमिट कर रहा है, VI, BG, YOR सब कलर एमिट कर रहा है, पर रेड का एमिशन ज्यादा कर रहा है। एमिशन सबका कर रहा है, पर रेड का एमिशन ज्यादा कर रहा है, और रेड वाली फोटोन एनर्जी आपकी आंखों की रेटिना पे ज्यादा आ रही है, इसलिए बॉडी आपको रेड दिखाई दे रही है। सारे कलर एमिट कर रहा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पर रेड का एमिशन, तो रेड एमिटेशन आंखों की रेटिना पे पहुंची, इसलिए आपको रेड दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये रेड कलर दिख रहा है। अगर मैं इस आयरन पीस को आइडल ब्लैक बॉडी मान लूं, तो इसका अगर मैं स्पेक्ट्रम बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये देखो, अगर मैं इसको आइडल ब्लैक बॉडी मान लूं तो देखो इसका स्पेक्ट्रम ऐसा बनेगा। ध्यान देना, लैम्डा एंगस्ट्रॉम वर्सेस ई लैम्डा में ग्राफ, ई लैम्डा में ग्राफ है ना, ग्राफ बनाने जा रहा हूं बेटा। ये स्पेक्ट्रम ऐसे, ये T1 500 केल्विन टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो। सभी इधर ध्यान देना बेटा, आप गौर से देखो, इस कर्व में ये पॉइंट पीक पॉइंट है कि नहीं? और इस पीक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिशन हो रहा है, ये गौर से देखो, ये इस लैम्डा का एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इस एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम, और जिस वेवलेंथ की एनर्जी का एमिशन मैक्सिमम होता है उस वेवलेंथ को बोलते हैं लैम्डा एम। लैम्डा एम का मतलब लैम्डा मैक्सिमम नहीं, लैम्डा एम जहां भी लिखाऊंगा वहां क्या लिखाऊंगा? द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू एनर्जी एमिशन इज मैक्सिमम, यानी वो वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन, मतलब इस वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन। लैम्डा तो इससे भी ज्यादा वाले, पर हम इसको लैम्डा एम क्यों बोल रहे हैं? लैम्डा एम का मतलब वो वाली वेवलेंथ जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एमिशन मैक्सिमम, उसको हम लैम्डा एम से बोलते हैं। अब बेटा अभी ये रेड पर है, और अभी ये आयरन पीस रेड दिखाई दे रहा है ना, मतलब रेड यहां है, यानी लैम्डा एम की वैल्यू रेड की होगी, और रेड 7800 एंगस्ट्रॉम में होता है। विजिबल कहां से कहां तक होता है? 4000 से 4000 से 7000। तो रेड की वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, मतलब लैम्डा एम की वैल्यू 7800 एंगस्ट्रॉम है, और 7800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की एनर्जी का एमिशन
मैक्सिमम हो रहा है। पर ऐसा नहीं रेड का ही हो रहा है, ऑरेंज का भी एमिशन हो रहा है, येलो का भी हो रहा है, ग्रीन का भी हो रहा है, ब्लू का भी हो रहा है, इंडिगो का भी हो रहा है, वायलेट का भी हो रहा है। ऑरेंज का एमिशन पर कम एमिट कर रहा है, येलो का एमिशन और कम, ग्रीन का एमिशन और कम, ब्लू का एमिशन और कम, इंडिगो का एमिशन और कम, और वायलेट का एमिशन सबसे, एमिशन सबका कर रहा है, पर रेड का एमिशन मैक्सिमम। क्योंकि यहां पर आप क्लासिफिकेशन करोगे कॉस्मिक, गामा, एक्स, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, ऐसे चलोगे ना, तो ओवरऑल सबका एमिशन कर रहा है, क्योंकि आइडल ब्लैक बॉडी सबका एमिशन करेगी, और सबका एमिशन है तो रेड का एमिशन ज्यादा कर रहा है, इसलिए आंखों पे रेड ज्यादा आ रहा है, इसलिए बॉडी रेड दिखाई दे रही है। अरे है ना। अब बेटा ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना और समझना। यहां पर बेटा एक टर्म आती है फोटोन एनर्जी, आपने पहले भी पढ़ा होगा फोटोन एनर्जी, और फोटोन एनर्जी होती है एचसी अपॉन लैम्डा। क्या होती है? एचसी अपॉन लैम्डा, फोटोन एनर्जी। फोटोन इज ए एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या होता है? एक एनर्जी पैकेट होता है, और जितना बड़ा एनर्जी पैकेट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी, छोटा पैकेट छोटी एनर्जी, कम एनर्जी, बड़ा पैकेट बड़ी एनर्जी, ज्यादा एनर्जी। होगा नहीं होगा बेटा? जिसका लैम्डा कम होगा उसकी फोटोन एनर्जी, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, ये शॉर्टर वेवलेंथ है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज शॉर्टर वेवलेंथ है, इनका लैम्डा कम होता है, तो उनकी फोटोन एनर्जी, और फोटोन एनर्जी ज्यादा तो एनर्जी पैकेट, फोटोन, एक फोटोन ज्यादा एनर्जी का ज्यादा बड़ा पैकेट होता है। इसलिए कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज जब किसी सरफेस पे गिरती है तो बड़ा वाला फोटोन एनर्जी उस सरफेस पे गिरेगा, ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, यानी ज्यादा हार्मफुल रेडिएशन होगी। इसलिए कॉस्मिक, गामा रेज, एक्स रेज हार्मफुल रेडिएशन होती है, क्योंकि उनके एक फोटोन ज्यादा एनर्जी का होता है, ज्यादा रेडिएशन एनर्जी गिरेगी। अरे है कि नहीं? तो ओवरऑल कॉस्ट शॉर्टर वेलेंथ, शॉर्टर वेलेंथ, लैम्डा कम, फोटोन एनर्जी ज्यादा, एनर्जी पैकेट बड़ा, ज्यादा एनर्जी। जबकि माइक्रो रेडियोटिव वेव्स लॉन्गर वेवलेंथ, इंफ्रारेड के बाद आता है ना माइक्रो रेडियोटिव, लॉन्गर वेवलेंथ, लैम्डा ज्यादा, फोटोन एनर्जी कम, उनके छोटे छोटे से फोटोन होंगे, एनर्जी बहुत कम, और बहुत कम इसलिए कम हार्मफुल रेडिएशन होती है। तो मोबाइल वेव्स, रेडियो, टीवी वेव्स ये कम हार्मफुल रेडिएशन, क्योंकि उनका लैम्डा ज्यादा, फोटोन एनर्जी कम, कम एनर्जी है। अरे है ना। अब अगर मैं विजिबल में ही चलूं तो गौर से देखो बेटा, वॉयलेट का लैम्डा कम, तो इसकी फोटोन एनर्जी तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा एनर्जी पैकेट, बड़ा पैकेट। मान लो मैं ऐसे बना दूं, डायग्राम में बना देता हूं, चलो ये बड़ी एनर्जी, बड़ा एनर्जी पैकेट। अरे है ना। वॉयलेट से आगे बढ़ो, इंडिगो, लैम्डा बढ़ गया, लैम्डा बढ़ा तो लैम्डा बढ़ता एनर्जी पैकेट छोटा हो जाएगा, ए से। ब्लू का फोटोन एनर्जी पैकेट थोड़ा छोटा होगा, ग्रीन का फोटोन एनर्जी पैकेट और छोटा होगा, येलो का एनर्जी पैकेट और छोटा, ऑरेंज का और रेड का तो छोटा सा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो जैसे जैसे इधर लैम्डा बढ़ रहा है एनर्जी पैकेट छोटा होता जा रहा है। अरे है कि नहीं? अब बेटा वो आयरन पीस है ना, वो रेड वाले फोटोन छोटे छोटे हैं, पर उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी आंखों पे ज्यादा आ रही, इसलिए आयरन पीस कैसा दिख रहा है? रेड है। वॉयलेट वाले फोटोन बड़े बड़े, पर उनकी नंबर क्वांटिटी कम है, इसलिए ओवरऑल वॉयलेट वो दिखाई नहीं दे रहा। रेड क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेड वाले फोटोन छोटे छोटे, पर उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी और ज्यादा फोटोन एनर्जी आंखों पे आ रही है, नंबर ऑफ क्वांटिटी ज्यादा है, इसलिए वो हमें कैसा दिखाई दे रहा है? रेड दिखाई दे रहा है। अब सुनो ध्यान से, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी रेड की ज्यादा है, नंबर ऑफ फोटोन रेड के ज्यादा आंखों पे आ रहे हैं, इसलिए बॉडी रेड दिखाई दे रही। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूं, उस आयरन पीस का, आयरन पीस का भी टेम्परेचर कितना था? 500 डिग्री सेल्सियस। अब उसका टेम्परेचर 800 डिग्री कर दूं तो क्या होगा बेटा? जैसे ही टेम्परेचर में 500 से 800 करूंगा तो बेटा क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा मतलब टोटल एमिसिव पावर बढ़ेगी, यानी टोटल एनर्जी बढ़ेगी, यानी सारे फोटोन की एनर्जी बड़ी, एनर्जी बढ़ेगी तो बेटा सारे फोटोन जो है छोटे छोटे, उनकी थोड़ी 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 साइज, क्योंकि एनर्जी ज्यादा मतलब एनर्जी पैकेट की साइज बढ़ गई, तो जितने भी फोटोन एनर्जी हैं कॉस्मिक से लेके रेडियो टीवी वेव्स तक, सभी फोटोन की साइज क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और फोटोन की साइज बढ़ जाएगी तो अब ज्यादा एनर्जी
तो ज्यादा एनर्जी एमिशन, टेम्परेचर ज्यादा, ज्यादा एनर्जी एमिशन होगा कि नहीं होगा। अब बेटा यहां ध्यान सुनो, टेम्परेचर 500 से 800 किया, सभी फोटोन की एनर्जी पैकेट साइज बढ़ गई। अब आप गौर से देखो, विजिबल में वापस, क्योंकि नजर तो विजिबल में आता है। इंडिगो वाले फोटोन की साइज बढ़ने से एनर्जी बढ़ गई, पर वो वॉयलेट में कन्वर्ट हो गया। ब्लू वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो इंडिगो में कन्वर्ट हो गया। ग्रीन वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। येलो वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। ऑरेंज वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो येलो में, और रेड वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो ऑरेंज में। मतलब रेड वाले फोटोन जो आंखों पे नंबर ऑफ क्वांटिटी रेड की ज्यादा आ रही थी, उन सभी रेड वाले फोटोन की साइज बढ़ जाने से वो सारे फोटोन ऑरेंज में कन्वर्ट हो गए। और अब आपकी आंखों पे 800 डिग्री सेल्सियस पर ऑरेंज वाले फोटोन आंखों पे ज्यादा आएंगे, तो वही आयरन पीस 800 पर अब आपको ऑरेंज दिखाई देने लग जाएगा। अरे है ना। तो सभी फोटोन की साइज बढ़ने से वो अगले वाले कलर में शिफ्ट हो गए। अरे है क्या। तो यहां पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये ग्राफ देखो ए से शिफ्ट हो जाएगा। गौर से देखो, एरिया का बढ़ना, टोटल एमिसिव पावर का बढ़ना, सारे फोटोन की साइज बढ़ गई तो टोटल एनर्जी बढ़ गई। अरे है कि नहीं। परंतु रेड वाले फोटोन की साइज बढ़ने से देखो देखो, तो वो सारे रेड वाले फोटोन किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑरेंज में कन्वर्ट हो गए। अब बेटा रेड वाले फोटोन नहीं आंखों पे आएंगे, ऑरेंज वाले फोटोन आंखों पे ज्यादा आएंगे, और ऑरेंज वाले फोटोन आंखों पे ज्यादा आएंगे, तो बेटा वही बॉडी अब आपको कैसी दिखाई देगी, ऑरेंज दिखाई देगी। तो बोलो ग्राफ, टेम्परेचर ग्राफ ऊपर और पीछे, ऊपर जाना टोटल एमिसिव पावर को बढ़ना, और पीछे आना रेड वाले फोटोन की साइज बढ़ने से किसमें कन्वर्ट हो गए, ऑरेंज। तो बेटा जैसे जैसे यहां टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान देना, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा कलर इधर शिफ्ट होगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे, ओवरऑल फोटोन एनर्जी पैकेट की साइज बढ़ेगी, और पैकेट की साइज बढ़ेगी तो लैम्डाइम कम होगा। अरे है ना। टेम्परेचर और बढ़ा दूं तो, मान लो उसी आयरन पीस का टेम्परेचर 800 से 1100 कर दूं तो बेटा टेम्परेचर और बढ़ाने पे ये टोटल एमिसिव पावर बढ़ी, और ओवरऑल ऑरेंज वाले फोटोन की साइज बढ़ने से वो येलो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे है ना। तो ये ओवरऑल यहां पर ये देखो, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, येलो में कन्वर्ट हो गया, येलो। सारे बोल के देखोगे एक एक बार। हाँ हो गया भैया, एक दो दिन ही जिंदा रहूंगा मैं बस। क्या कह रहा तू। तो ग्राफ ऊपर और पीछे, ऊपर और पीछे, शॉर्टर वेल। तो अब पढ़ो लाइन मैंने लिखाई जो, when the temperature of a body increases the wavelength corresponding to maximum emission, कौन सी वाली wavelength, lambda m, जिसके corresponding maximum emission हो रहा है, is shifted from longer wavelength to, due to this the color of a body का कलर चेंज होता जाएगा। मेरे बेटा 500 डिग्री सेल्सियस और रेड, 800 पर वही आयरन पीस ऑरेंज, 1100 पर येलो, और 1600 पर या व्हाइट दिखता है बीच में, इन सबको कलर को मिला के व्हाइट बनाते हैं, तो व्हाइट यहां दिखेगा, है ना। और फिर 2100 पे ग्रीन, 2008 पर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वॉलेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे कलर इधर शिफ्ट होता जाएगा। अब इस पे क्वेश्चन पुटअप करूं, ध्यान से सुनो। ए बॉडी अपीयर ब्लू ऑन हीटिंग, ध्यान से सुन लेना। ए बॉडी अपीयर ब्लू ऑन हीटिंग, विच कलर इट एमिट ऑन द फर्दर हीटिंग, इंडिगो। ए बॉडी अपीयर ब्लू ऑन हीटिंग, विच कलर इट एमिट ऑन द फर्दर हीटिंग, और गर्म करेंगे तो इंडिगो, पर इंडिगो ऑप्शन में नहीं हो तो। 4 स्टार ऑब्जर्व इन द स्काई, ए बी सी डी, 4 स्टार ऑब्जर्व इन द स्काई, ए बी सी डी। ए स्टार अपीयर, ए स्टार एमिटेड ग्रीन कलर रेडिएशन मैक्सिमम, इसका मतलब क्या हुआ, ए स्टार एमिटेड ग्रीन कलर रेडिएशन मैक्सिमम। बेटा ए स्टार ग्रीन का एमिशन ज्यादा कर रहा है, आंखों पे ग्रीन ज्यादा आ रहा है, तो ए स्टार अपीयर ग्रीन। तो ए स्टार एमिटेड ग्रीन कलर रेडिएशन मैक्सिमम, बी स्टार एमिटेड ब्लू कलर रेडिएशन मैक्सिमम, सी स्टार एमिटेड रेड कलर रेडिएशन मैक्सिमम, एंड डी स्टार एमिटेड व्हाइट कलर रेडिएशन मैक्सिमम।
ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है बी का, उससे कम ए का, उससे कम डी का, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा बी का ज्यादा, फिर ए का उससे कम, फिर डी का उससे कम, और सी का सबसे कम, है नहीं? हाँ, चलो बेटा आ जाओ नेक्स्ट, अब आ जाओ। तो आपको ग्राफ समझ में आएगा, ऊपर जाना टोटल एमिसिव पावर को बढ़ना, और पीछे आना कलर चेंज होना, फोटोन की साइज बढ़ने से वो कलर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, आ जाओ आ जाओ। हाँ बेटा आ जाओ। ई न्यू वर्सेस न्यू, यही ग्राफ है, पर इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी। अगर इसको फ्रीक्वेंसी में कर दें, लैम्डा की जगह फ्रीक्वेंसी ले लें, तो क्या फर्क पड़ेगा? ये न्यू, अरे है ना? तो बेटा सुनो सुनो, यहां 0 एंगस्ट्रॉम यहां है और इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम यहां है, पर फ्रीक्वेंसी में यहां 0 हर्ट्ज होगा और यहां इनफाइनाइट हर्ट्ज होगा। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है लैम्डा के इनवर्स, अरे है कि नहीं? मतलब जहां फ्रीक्वेंसी मिनिमम वहां लैम्डा मैक्सिमम इनफाइनाइट एंगस्ट्रॉम, जहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वहां लैम्डा मिनिमम 0 एंगस्ट्रॉम। तो मेरा कहने का मतलब ये, शॉर्टर वेवलेंथ किधर है? इधर की इधर, शॉर्टर इधर, 0 एंगस्ट्रॉम इधर है। कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो रेडिएटिव्स, ऐसे आएगा। कॉस्मिक इधर है, माइक्रो रेडिएटिव्स इधर है। अब यहां पर गौर से देखो ग्राफ, T1 टेम्परेचर पे ग्राफ ऐसा, टेम्परेचर बढ़ा दूं तो देखो ये फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम एमिशन के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये लो, है ना? टेम्परेचर बढ़ा दूं, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? ऊपर जाएगा, टोटल एमिसिव पावर का बढ़ना, और किधर जाएगा? शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, शॉर्टर वेवलेंथ आगे है, यानी ग्राफ टेम्परेचर बढ़ा दे तो ऐसे। टेम्परेचर और बढ़ा दूं, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? ये लो, ग्राफ उधर शिफ्ट होता है, ऊपर जाएगा और आगे। कंक्लूजन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बेटा एरिया बढ़ेगा, इनक्लोज एरिया, इनक्लोज एरिया बढ़ेगा, क्योंकि एरिया टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? एरिया टी की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना? हाँ, दूसरा इनक्लोज एरिया बढ़ रहा है, एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल एमिसिव पावर, तो बेटा टोटल एमिसिव पावर बढ़ रही है, टोटल एमिसिव पावर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी की पावर 4, है ना? सबका टेम्परेचर से रिलेशन बता रहा हूं। दूसरा गौर से देखो, ई मैक्स भी बढ़ रहा है, ई लैम्डा मैक्स, ई लैम्डा मैक्स 1, ई लैम्डा मैक्स 2 और ई लैम्डा मैक्स 3 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो ई लैम्डा मैक्स भी बढ़ रहा है, क्योंकि बेटा ई लैम्डा मैक्स टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये वीन का 5th पावर लो है, वीन का 5th पावर लो। टेम्परेचर डबल करने पर टोटल एमसी पावर 16 गुना बढ़ती है, पर मैक्सिमम एमएसी पावर 32 गुना। मुझे बताओ ई बढ़ा कि ई लैम्डा मैक्स? ई लैम्डा मैक्स बढ़ा कि ई बढ़ा है? ई बढ़ा कि ई लैम्डा मैक्स बढ़ा? ई लैम्डा मैक्स बढ़ा।
कि ई बड़ा? कौन बोलता है ई बड़ा? कौन बोलता है ई लैम्डा मैक्स बड़ा? टोटल बड़ा होता है कि मैक्सिमम? टोटल बड़ा होता है कि मैक्सिमम? तो ये है टोटल, टोटल एमिसिव और ये मैक्सिमम। ये खुद देखो, ये एक स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है और ये सारी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर का सम है, जिसमें ई लैम्डा मैक्स भी है। अरे है कि नहीं? अरे भाई ई क्या है? सभी वेलेन के एमिटेड अमाउंट का सम, सभी वेलेन का। तो उसमें ई लैम्डा भी तो होगा, लैम्डा एम भी तो होगा। लैम्डा एम का मिशन है ना। जैसे मान लो आपका एक फिजिक्स का पेपर हो, टफ पेपर, सब्जेक्टिव पेपर, मान लो मार्क 0 और 100 के बीच में, पर 100 किसी के नहीं, 80 नंबर मैक्सिमम टोपल आने वाला, 100 में से 80 नंबर ही आए उसके भी, बाकी के 60, 50, 40, किसी के 2 नंबर भी आए, है कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है रे, सब्जेक्टिव है रे। हाँ, कैसे महीने से? अरे खराब राइटिंग, क्या काटूंगा उसका। आ जाओ। तो बेटा मार्क्स आएंगे 0 और 80। अब बताओ, एक बार बताओ, मैक्सिमम मार्क्स बोले तो वो 80 एक ही के होंगे ना, और टोटल मार्क्स बोले तो सारे स्टूडेंट के मार्क्स जुड़ेंगे, उसमें उसके भी जुड़ेंगे टोटल। अरे है नहीं? तो मैक्सिमम में तो एक ही के होंगे, पर टोटल मार्क्स बोले तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट के सबके मार्क्स जोड़ लो, वो हो गए टोटल। अब एक बार बताओ, अगर टेम्परेचर में बढ़ाऊं या यूं बोलूं नया पेपर ले लूं, पर इजी पेपर फिजिक्स का, तो बेटा मैक्सिमम वाले की ग्रोथ ज्यादा होगी। पहले वो 80 नंबर लाया था, 80%, हो सकता है इस बार 95, 100% लिया है इजी पेपर में। तो मैक्सिमम की ग्रोथ ज्यादा होगी, 20% ग्रोथ होगी उसकी, है कि नहीं? पर यहां पर जो टोटल ग्रोथ होगी वो फिर भी कम ही होगी मैक्सिमम से। क्यों? क्योंकि उसमें कमजोर बच्चे भी हैं, 2 नंबर लाने वाले, 3 नंबर लाने वाले, उनको तो लल्लू पेपर दे दो तो भी वही नंबर आएंगे उनके। तो बेटा मैक्सिमम ग्रोथ ज्यादा होती है और टोटल की ग्रोथ कम होती है हमेशा। तो इसीलिए बस ऐसे याद रखना इस रिलेशन को, बाकी कोई नहीं, ये एक्सपेरिमेंटल बातें हैं, है ना। तो अगर मैं बोलूं टेम्परेचर डबल कर दूं, तो बेटा टोटल एमिसिव पावर तो 16 गुना होगी, 16 टाइम, पर मैक्सिमम की ग्रोथ वो 32 टाइम होगी। तो मैक्सिमम ज्यादा बढ़ता है और टोटल ओवरऑल एरिया वो कम बढ़ता है। अरे है ना? तो ये चीज में ध्यान रखें। दूसरी बात, वीन्स डिस्प्लेसमेंट, लैम्डा एम सब बढ़ रहा है पर लैम्डा एम कम हो रहा है, लैम्डा एम कम हो रहा है। लैम्डा एम क्योंकि टेम्परेचर के इनवर्स, ये कहलाता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, ठीक है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो। वीन ने देखो पीक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग लो दिया है, इस पीक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, और इस पीक पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग 3 पैरामीटर है, ई लैम्डा मैक्स, लैम्डा एम और टी। 3 पैरामीटर है, ई लैम्डा मैक्स, लैम्डा एम और टी। तो लैम्डा एम और टी में रिलेशन वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, और ई लैम्डा मैक्स और टी में रिलेशन वीन्स फिफ्थ पावर लो, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी ये ग्राफ दे देना, मैं केवल पीक पॉइंट ढूंढ सकता हूं, पीक पॉइंट बता सकता हूं। दूसरा, फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एमिशन के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी वो बढ़ेगी, बढ़ रही नहीं बढ़ रही? फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी लैम्डा के इनवर्स, अरे है कि नहीं? और लैम्डा टेम्परेचर के इनवर्स, तो बेटा फ्रीक्वेंसी टेम्परेचर के डायरेक्टली। सबका मैंने टेम्परेचर से रिलेशन लिख दिया। बेटा आपके मॉड्यूल में एक्सरसाइज फर्स्ट में फ्रीक्वेंसी वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ पूछा है, तो कैसा ग्राफ होगा? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ये ऐसे, है ना। नोट करो जल्दी से, फास्ट। प्रकाश, क्या नाम है पूरा? प्रकाश सिंह। आवाज नहीं आ रही? आवाज, प्रकाश आवाज आ रही नहीं आ रही है?
जवाब तो दे, आवाज आ रही नहीं आ रही? प्रकाश सिंह, प्रकाश सिंह आवाज आ रही है? तो फिर कैसे बोला नहीं आ रही है? जवाब दिया तेने तो, जवाब दिया मतलब आवाज आ रही है। हाँ, हो गया बेटा, जल्दी से, जल्दी जल्दी। चले बेटा, किधर का बेटा तू? ये कौन लिख रहा है? कहाँ लिख रहा है तू? ये लिख तो लिया है। हाँ, हाँ मेरे बेटा, चले अब तो। सबका मैंने टेम्परेचर से रिलेशन इसलिए दिया ताकि कहीं पे भी एक दूसरे से कंपेयर कर सको। आ जाओ, हेडिंग डालो, वीन्स फिफ्थ पावर लो। वीन, WEIN, वीन साइंटिस्ट का नाम है। जल्दी, ज्यादा वेट नहीं होता। हाँ, ले जल्दी लिख, जल्दी लिख, समझदारी मत दिखाओ। कौन लिख रहा है? 4:30 भी नहीं है। हाँ, लिखते रहना आप। वीन्स फिफ्थ पावर लो, वीन्स फिफ्थ पावर लो, WEIN। रे प्रभु दीनानाथ, हाँ, वीन्स फिफ्थ पावर लो, लिखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन, maximum amount of emitted radiation, maximum amount of emitted radiation of an ideal black body, maximum amount of emitted radiation of an ideal black body is directly proportional to fifth power of, is directly proportional to fifth power of its absolute temperature, fifth power of its absolute temperature, यानी यही E lambda max T की पावर 5 के डायगोनल प्रोपोर्शनल। सेकंड लिखें, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लो लिखाऊं, on increasing temperature of an ideal black body, on increasing temperature of an ideal black body, the wavelength corresponding to maximum emission, on increasing temperature of an ideal black body,
The wavelength corresponding to maximum emission decreases. The wavelength corresponding to maximum emission decreases. The wavelength corresponding to maximum emission decreases. लिख लिया मेरे बेटा? ये देखो, on the increasing temperature of an ideal black body, the wavelength corresponding to maximum emission यानी lambda m decreases. बेटा proportional साइन हटेगा, एक कांस्टेंट आएगा b, वो फिफ्थ पावर में कांस्टेंट नहीं हटा, कांस्टेंट नहीं आया, इसमें आया, ठीक है। यहां पर b का नाम वीन्स कांस्टेंट है, वीन्स कांस्टेंट, और b की वैल्यू जो उसने दी 2.88 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। डायमेंशन पूछी जाती है ना, ये मीटर है यानी लेंथ, और ये t है टेम्परेचर। मास 0, लेंथ 1, ये टाइम 0, टेम्परेचर नहीं है टाइम है, और ये टेम्परेचर 1, ये होगा, है ना। इस पर न्यूमेरिकल, ये 13 नंबर का फॉर्मूला मोड ऑफ ट्रांसफर का आखिरी, इस पर न्यूमेरिकल आता है। हाँ बेटा, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेटा आएगा, ध्यान दो। पहली कंडीशन के लिए लैम्डा m1 T1 देगा, और दूसरी कंडीशन के लिए लैम्डा m2 T2 में से एक पूछेगा, यानी 4 में से 3 पैरामीटर देगा, एक पूछेगा। कर लोगे लल्लू क्वेश्चन? 4 में से 3 देगा हमेशा, और एक पूछेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, बिना पेन पेंसिल चलाए आंसर देना, लल्लू सा क्वेश्चन है। 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, at 2000 degrees Celsius temperature of an ideal black body, the wavelength corresponding to maximum emission is 500 angstrom. The wavelength corresponding to maximum emission is 500 angstrom. Now the temperature becomes 4000 degrees Celsius, then the wavelength corresponding to maximum emission is, ऑप्शन दे देता हूं, 230 angstrom, 270 angstrom, 1000 angstrom and 250 angstrom. सोच लिया आंसर? सबने सोच लिया? पहला ऑप्शन कौन टिक करेगा? सोच लिया? दूसरा कौन टिक करेगा? तीसरा कौन टिक करेगा? और चौथा ऑप्शन कौन टिक करेगा? हाँ, वापस बोलूं, पहला कौन टिक करेगा, दूसरा कौन टिक करेगा, तीसरा कौन टिक करेगा, और चौथा कौन टिक करेगा? सही आंसर, टेम्परेचर मरते दम तक केल्विन में लेना है, लालच में ना आए, डबल हाफ नहीं, यहां पर टेम्परेचर केल्विन में लेना है। मैंने बोल रखा है जहां कैपिटल टी लिख दूं, वहां टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है, टेम्परेचर केल्विन में ही लेना है बेटा। ये इसका डबल नहीं हुआ, इसका डबल होता है 4546, ये डबल से थोड़ा कम, तो ये हाफ से थोड़ा ज्यादा, हाफ से थोड़ा ज्यादा है कि नहीं? तो इसका विशेष ध्यान रखना, बस यही गलती करोगे आप इसमें, इस क्वेश्चन में, कि टेम्परेचर को केल्विन में नहीं लोगे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक वैरायटी क्वेश्चन और। हाँ मेरे बेटा, क्वेश्चन डायग्राम भेज दे, आपको ये डायग्राम दिया है, और डायग्राम में ये ऐसे आपसे ये कांस्टेंट टेम्परेचर पूछा जा रहा है ना, और यहां पर ये ग्राफ लैम्डा माइक्रोमीटर,
में है। कार्ड नंबर ये 1 ये 2, या ई लेमडा, ई लेमडा की जगह इंटेंसिटी आई भी लिख सकता है। बताओ पहले T1 क्या होगा? T1 टेम्परेचर बी अपॉन लैम्डा m1। अरे होगा बी की वैल्यू 2.88 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन है ना। लैम्डा m की वैल्यू बोलो क्या होगी? लैम्डा m की वैल्यू, लैम्डा m1 ये रहा पीक, ये रहा लैम्डा m1 1.5 माइक्रो मीटर। बेटा -6 ऊपर जाएगा तो +6 में से -6 गया तो बोलो कितने? 10 की पावर 3, इससे मल्टीप्लाई करो 2880, 2880। और ये 1.5 को 3/2 लिख सकता हूं, 3/2 2 पर 2880 का दुगना 5760, और 5760 ऊपर और ये नीचे 3 बच रहा है, डिवाइड करो 57 का 1/3 19 और 60 का 1/3 20, आंसर हो गया 1920। है कि नहीं? चले T2 बताओ। बी 2.88, ये तो आसान है। और ये लैम्डा m2, लैम्डा m2 कितना है? 1 माइक्रो है क्या? 10 की पावर -6 ऊपर जाएगा +3 +6 में से -3 कितना आ जाएगा? 2880 केल्विन। दूसरी बात सुनना बेटा, इसमें जो दिखा रहा हूं इसमें आपसे एरिया का रेशो पूछ सकता है। एरिया का रेशो बताओ, है ना, एरिया का रेशो पूछ ले, या आपसे एमएससी पावर का रेशो पूछ सकता है, E1/E2। एमएससी पावर इनका रेशो सेम ही होगा, और एमएससी पावर आप जानते हो सिग्मा टी की पावर 4 होता है। तो एक तरह से रेशो T1/T2, अगर टेम्परेचर पता हो तो इससे कर देना, पर अगर टेम्परेचर पता नहीं है, लैम्डा m पता है, जैसे इसमें लैम्डा m दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दे रखा, तो क्या करोगे? स्टीफन में V लगाओ, T की जगह ये हो गया, होगा कि नहीं होगा? तो बेटा ये क्या हो जाएगा? लैम्डा m2 लैम्डा m1 की होल पावर 4। बोलो बेटा क्या रेशो आएगा? लैम्डा 1 लैम्डा m2 दे रखा है, ये 1 तो ये लैम्डा m1, ये 2 तो लैम्डा m2, तो बोलो ये हो गया 1/1.5, 2/3 की पावर 4 कितना आ जाएगा? 16:81। आएगा कि नहीं आएगा? अरे आएगा, अरे बोलो, ये मिटा दूं? एक क्वेश्चन और आईआईटी में पूछा गया था, दो स्फेरिकल आइडल बैक बॉडी, बेटा स्फेरिकल है, उनकी रेडियस दे रखी है R1 और R2, है ना। इधर ध्यान दे लो, पहले बाद में लिखना। दो स्फेरिकल आइडल बैक बॉडी, उनकी रेडियस दे रखी है R1 R2, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एमिटेड रेडिएशन के कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा दे रखा है, लैम्डा m। मैक्सिमम द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एमिशन इज लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2, ये दे रखा है। और आपसे पूछा है अमाउंट ऑफ एमिटेड एनर्जी Q1/Q2 का रेशियो बताओ। याद है Q का फॉर्मूला? अमाउंट ऑफ एमिटेड एनर्जी कहां देखा था? स्टीफन लॉ में सेकंड नंबर का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला? Q = ER सिग्मा A T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4 ऑब्लिक ब्रैकेट बंद टाइम का T, है कि नहीं? पर बेटा मैंने बोलता टाइम अगर सराउंडिंग टेम्परेचर T0 ना दे तो हटा दो उसको, है ना। और आइडल ब्लैक बॉडी के लिए ER, तो ER 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? ER हट गया, सिग्मा A T की पावर 4 और T0 की पावर 4 हट गया, ये टाइम का T, ये रह गया बस। अब मेरे बेटा स्फेरिकल आइडल बैक बॉडी है,
तो सरफेस एरिया 4πr²। और टेम्परेचर स्टीफन में V लगाया, ये देखो है कि नहीं। अब सब कांस्टेंट बोलो, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R²। तो बताओ Q1 अपॉन Q2 किसके इक्वल होगा? R1 अपॉन R2 का स्क्वायर और लैम्डा m2 अपॉन लैम्डा m1 की पावर 4। ये आज क्वेश्चन आया था, वैल्यू दी थी, रख दिया, Q1 अपॉन Q2 आ गया, है ना। चलो जल्दी से हो गया। चले बेटाओ, बेटाओ चले मेरे बेटाओ, ये बिठा दो इधर का, तो इधर का रे, किसी दृष्टि में मिटा मत। अरे मिटाने में टाइम लगता है। कौन लिख रहा है ये लिख रहा है, मत लिख फिर। कभी ये लिख रहा है, फिर वो जाने कब लिखेगा, इतनी देर में लिखेगा। ले लेने मजे यार, क्या है। तुम तो वैसे खुश हो तुम तो। मॉड्यूल में एक क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, बताऊं कि नहीं बताऊं? कर लोगे? लो कर लो, ले भाई। एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन में टेम्परेचर दिया है 5760 केल्विन और बी की वैल्यू दे रखी है 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन की वैल्यू। घबराना नहीं है, वही है। आपको सर बदल गई वैल्यू नहीं, जब 10⁻⁻9 आएगा नैनो की जगह तो माइनस ही हो जाएगा। और उसने बोला 250 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन, U1 है। 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन, उसने बोला एनर्जी एमिशन U2 है। और 1000 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन उसने बोला U3 है। और बोला U1 U2 U3 में रिलेशन बताओ। अब एक बात मुझे बताओ कि U1 U2 U3 है क्या? पहली बात तो ये बताओ, ये स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, नहीं बोलते? तो 500 एक वेवलेंथ है, 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग, ये एक तरह से ई लैम्डा 1 है, ये ई लैम्डा 2 है। जिसको हम ई लैम्डा से डिनोट करे थे ना, वो उसने ई लिख यू लिख दिया। तो मैंने बोल रखा है एग्जामिनर अपने हिसाब से नोटेशन बदल सकता है, आपको पहचानना होगा। तो उसने बोला 250 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन U1, मतलब वो ई लैम्डा 1 है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है। अब बेटा एक बात बताओ मुझे, इस ग्राफ में आप इस ग्राफ में क्या बता सकते हो? इस ग्राफ में क्या बता सकते हैं हम? ई लैम्डा
वर्सेस लैम्डा में ग्राफ में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं ये बताओ। तो केवल मैं यहां पर इसका पीक कैलकुलेट कर सकता हूं। किसका पीक कहां हो? टेम्परेचर 5760 केल्विन है। मैं इस टेम्परेचर से इसका लैम्डाइम बता सकता हूं। इसका लैम्डाइम क्या होगा बता सकता हूं ना। ये लैम्डा क्या होगा ये बता सकते हैं। तो लैम्डाइम निकाल लो। बी अपॉन टी। बी कितना है 2.88 इंटू 10⁶ नैनोमीटर केल्विन और टी 5760 केल्विन। बेटा केल्विन केल्विन अब बोलो 1000 इसको दे दो 2880 2880 और इधर 1000 और बचेगा 2880 5760 से 2 बार और 1000 डिवाइडेड बाय 2 500 नैनोमीटर। बेटा इसका मतलब लैम्डा एम 500 नैनोमीटर है और 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिशन हो रही है U2 वो U2 मैक्सिमम है। ई लैम्डा मैक्स इज U2। अरे है कि नहीं क्योंकि 500 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन U2 है और वो U2 ये लैम्डा ई लैम्डा 2 जो है ई लैम्डा मैक्स है कि नहीं। तो अब बेटा 250 नैनोमीटर कहां होगा यहां होगा और 250 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एमिशन है वो U1 है वो कम है U2 से और 250 नैनोमीटर यहां होगा वो सॉरी 1000 नैनोमीटर यहां होगा और 1000 नैनोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी एमिशन U3 यहां होगा। U1 U3 में कंपेयर नहीं कर सकता मैं क्योंकि यहां रेलिंग लो प्लैंक्स लो लगता है वो हमें पता नहीं है। हमें वीन्स लो पता है तो वीन्स लो के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डाइम निकाल लिया और लैम्डाइम से मैंने फिर ये एनर्जी एमिशन बोला U2 मैक्सिमम है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि U2 U1 से भी बड़ा है और U3 से भी बड़ा है। आपका आंसर ये U2 ग्रेटर देन U1 आंसर। अरे है ना। तो बस ये ग्राफ में ये पहले क्वेश्चन IIT में आ चुका है और उसके बाद ये नीट में आया है इस बात का ध्यान रखना। तो ये आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर खत्म ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे थर्मल एक्सपांशन ऑफ सॉलिड। मिटा दो बेटा ये सब इधर का तो मिटाऊंगा रे। हाँ मिटा दूं। जल्दी से अब केवल एक थर्मल एक्सपेंशन और टेम्परेचर स्केल का बचा है। चलो थर्मल एक्सपेंशन शुरू करते हैं। हाँ कल तो खत्म कल खत्म हो जाएगा। कल 1 या 8 घंटे की क्लास दूंगा बस ये आधे घंटे में आज ढंग से पढ़ा लिया तो इसलिए जल्दी से। हाँ YSY सर को फिर आधा घंटा दे चले तो जल्दी लिखो तो सही महाराज लिखोगे जब है। हाँ लिखाऊं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड हेडिंग डाले। लिख लिया रे। कौन लिख रहा है ये स्लो मोशन में क्यों लिख रहे हो रे। मैंने जितनी देर में लिखा उससे भी आप डबल टाइम में लिख रहे हो। मैं तो समझाया है फिर लिखा है तुमने तो समझ पहले लिया फिर लिख रहे हो। हाँ चलो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड। देखो बेटा किसी भी सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं तो वो एक्सपांड होता है थर्मल एक्सपेंशन होता है
और उसके एक्सपेंशन का रीजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वाइब्रेशनल एनर्जी का बढ़ना। देखो, दरअसल सॉलिड में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है। परंतु जब भी हम सॉलिड को गर्म करते हैं तो सॉलिड में उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी, सॉलिड में सबसे एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी बहुत कम, और जो एनर्जी होती है वो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होती सॉलिड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह पर अपनी वाइब्रेशनल एनर्जी से वाइब्रेट करते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो उनका एम्पलीट्यूड अभी कम है ना, तो वो वाइब्रेशनल एनर्जी से वाइब्रेट करें। पर जैसे ही आप सॉलिड के एक एंड को गर्म करोगे, तो जैसे ही गर्म करोगे उसके मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी तो वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो बेटा ये पास वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने से उनके बीच की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ने से एक दूसरे कोलाइड करेंगे, तो उनके बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है जो मीन पोजीशन से देखी जाती है वो मीन पोजीशन थोड़ी सी खिसक जाएगी, और मीन पोजीशन खिसक गई तो मतलब उस सॉलिड का एक्सपेंशन हो गया। तो ओवरऑल यहां पर टेम्परेचर बढ़ाने पर वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी, और वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ी तो ओवरऑल उसके वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड बढ़ा, और एम्पलीट्यूड बढ़ने से मॉलिक्यूल की मीन डिस्टेंस वो शिफ्ट हो जाएगी, तो उसका सॉलिड का एक्सपेंशन हो गया। लिखो, मैं लिखाता हूं, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ए सॉलिड, when the temperature of a solid rise, when the temperature of a solid rise, then vibrational energy increases, vibrational energy increases, then amplitude of atoms is also increased. Amplitude of atoms is also increased. Then average distance between the molecules, average distance between the molecules increases. It is represent the expansion of solid. It is represent expansion of solid. It is represent expansion of solid. लिख लिया बेटा, पैराग्राफ चेंज करके लिखें, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड is isotropic. Thermal expansion of solid is isotropic. Isotropic का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन। आइसोट्रोपिक का मतलब इक्वल एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल एक्सपेंशन इन ऑल डायरेक्शन। आगे लिखे, इट मींस इट इज ए फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। It means it's a photographic enlargement. Photographic enlargement. Photographic enlargement मतलब छोटे फोटो से बड़ा फोटो बनाया जाए, ये फोटोग्राफिक एनलार्जमेंट। बेटा एक बार बताओ, छोटे फोटो से बड़ा फोटो बनाऊं, आपका फोटो इतना है और उसको बड़ा पोस्टर साइज बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा, आपके आंखों के खड्डे, जूमिंग, है ना। बस हमेशा ये ध्यान रखना, जूमिंग कर रहे हैं यहाँ, फोटोग्राफी एनलार्जमेंट, जूमिंग, जूम करते हो ना आप मोबाइल में, तो छोटे फोटो से बड़ा फोटो, आंखों के खड्डे बढ़ेंगे, आंखों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, आपकी पकोड़े जैसी नाक वो भी बढ़ेगी, और सेल्फी के लिए यूं यूं मुंह खोलते ना वो भी बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। बात समझ में आ गई। कहीं के भी दो मॉलिक्यूल हो सब बढ़ेगा, उसमें क्या है, कहीं के भी दो मॉलिक्यूल हो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, कहीं के भी दो मॉलिक्यूल हो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, ये बात ध्यान रखना। अब आ जाओ, मैं यहां एग्जांपल लेता हूं, ये एग्जांपल फर्स्ट। बेटा ये मेटेलिक प्लेट है, मेटल की प्लेट, ये देखो बेटा, इस मेटल की प्लेट में दो होल है, ये D1 डायमीटर, ये D2 डायमीटर के, दोनों होल के बीच की डिस्टेंस L है, ये मेटेलिक प्लेट है ना, ये मेटेलिक प्लेट, दोनों होल के बीच की डिस्टेंस L है,
यहां से यहां तक का ये गैप ए है, यहां से यहां तक का ये गैप बी है, और इधर से लेंथ L1 है, इधर से लेंथ L2 है। मेरे बेटा टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बोलो D1 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। D2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। ए पर L1 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। L2 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? बढ़ेगा। L पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? है? बढ़ेगा कौन बोलता है? घटेगा कौन बोलता है? वही रहेगा कौन बोलता है? बढ़ेगा। ए जब बोला था जूमिंग, बड़ा जूम करोगे तो जूम करोगे बेटा, D1 D2 L1 L2 L A B सब बढ़ेगा। कहीं के भी दो मॉलिक्यूल उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती है, तो ओवरऑल ये ध्यान रखना सब कुछ बढ़ेगा। चलो दूसरा क्वेश्चन पुट अप करूं तो बेटा ये रिंग है, रिंग, ये देखो रिंग, ये रिंग है, और ये रिंग और यहां से यहां तक का गैप ये एक्स है, रिंग की ये थिकनेस डी है, रेडियस आर है, और ये हाँ, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो बोलो आर क्या होगा? बढ़ेगा। डी क्या होगा? बढ़ेगा। एक्स बढ़ेगा कौन बोलता है? घटेगा कौन बोलता है? वही रहेगा कौन बोलता है? बढ़ेगा। अरे छोटी रिंग से बड़ी रिंग बढ़ेगी तो गैप बढ़ेगा, दोनों होठ के बीच में गैप, वो नहीं बढ़ाऊंगा? नहीं है? अरे है ना, तो सब बढ़ेगा। हाँ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पुटअप करूं, ध्यान दो। ये बेटा मेटल की, ये लेंथ है L1, ये लेंथ है L2, और ये एंगल है थीटा, है ना? ये मेटल की प्लेट ये रही, टेम्परेचर बढ़ाऊं तो L1 L2 थीटा है, वही रहेगा, वही रहेगा सेम, क्योंकि ये नाक ऐसे एंगल पे, अगर छोटे फोटो से बड़ा फोटो बनाएंगे तो एंगल वही रहेगा, ऐसे थोड़ी नाक एंगल बढ़ जाएगा, नाक चपटी हो जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल वही रहेगा, तो थीटा एंगल वही रहेगा। चलें अब आ जाओ, सॉलिड के एक्सपांशन में तीन एक्सपांशन कोफिशिएंट होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तीन एक्सपांशन कोफिशिएंट होते हैं, अल्फा बीटा गामा। जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी बनाओ रे, ये डिजाइन बनानी बढ़िया ढंग से। चले मेरे बेटा,
जल्दी, हाँ आ जाओ। अल्फा बनाते रहना साथ ही साथ। अल्फा आ जाओ, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। अल्फा लिख लें, लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। ये तो रिंग ही बना रहा है अभी तो। ये लिख लिया, अल्फा लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बेटा फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। यानी लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज करने पर, 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करने पर फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इसकी यूनिट पर डिग्री सेल्सियस, क्योंकि लेंथ लेंथ कैंसिल। बेटा चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी। तो या तो अल्फा पूछता है या चेंज इन लेंथ पूछता है। बेटा यहां पर एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, और एल इनिशियल उधर ले जाऊं तो एल फाइनल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो बेटा फाइनल लेंथ अगर पूछे तो ये फॉर्मूला, चेंज लेंथ पूछे तो ये रहा, और अल्फा पूछे तो ये है ना। नेक्स्ट आ जाओ बीटा। चलूं, जल्दी करो रे। बीटा लिखे, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट। बेटा सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन कोफिशिएंट इज अ 2 डायमेंशन एक्सपेंशन, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। फ्रैक्शनल चेंज इन एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बीटा, ये बीटा की यूनिट भी पर डिग्री सेल्सियस होगी, क्योंकि एरिया एरिया कैंसिल, यानी ये पर डिग्री सेल्सियस। हाँ, चेंज इन एरिया ए इनिशियल बीटा डेल्टा टी, सेम मिलते जुलते फॉर्मूले। और फाइनल एरिया डायरेक्ट लिख दूं, ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, ये फाइनल एरिया। चलो बेटा, सेम टू सेम एरिया, क्या देख देख के लिखते हो। लेंथ की जगह एरिया कर दो और अल्फा की जगह बीटा। हाँ आ जाओ, गामा। गामा लिखे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा पर डिग्री सेल्सियस यूनिट, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम इनिशियल गामा डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा। और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 1 प्लस गामा डेल्टा टी, होगा कि नहीं होगा। अरे है ना बेटा, ध्यान से सुनो, एक बात इंपॉर्टेंट बात, लीनियर एक्सपेंशन इज अ 1D एक्सपेंशन। जैसे मैं बोलूं एक स्फेयर, ध्यान से सुन लेना, एक सॉलिड स्फेयर है, उसमें अंदर होलो केविटी है, केविटी की रेडियस आर मान लो आपको दे दी 10 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, होलो केविटी, स्फेरिकल केविटी 1 सेंटीमीटर रेडियस की। आपसे बोले इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा दूं, तो बोलो फाइनल रेडियस क्या होगी, क्या फॉर्मूला लगाओ, अल्फा बीटा की गामा। होलो केविटी, स्फेरिकल केविटी है, उसकी रेडियस आर 1 सेंटीमीटर है, बोले 10 डिग्री से बढ़ा दो, फाइनल रेडियस क्या होगी। है कौन बोलता है अल्फा लगाए, कौन बोलता है बीटा, कौन बोलता है गामा।
सही आंसर अल्फा। बेटा यही चीज समझाने जा रहा हूं, रेडियस 1d है, रेडियस लेंथ है, रेडियस डायमीटर। बॉडी के शेप पे मत जाओ, आपसे पूछा क्या है उस पे जाओ। मान लो ये क्यूबॉइड दे दे और आपसे इसकी लेंथ के एक्सपांशन की बात करे तो गामा लूंगा क्या? तो लेंथ की बात कर रहा है वो, इसकी लेंथ, फाइनल लेंथ क्या होगी? तो ओवरऑल लेंथ लेंगे, अल्फा लेंगे। वैसे ही वहां स्फेरिकल बॉडी दे दी पर रेडियस की पूछ रहा है वो, और रेडियस इज अ लेंथ, तो फाइनल रेडियस आर फाइनल इज इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये फॉर्मूला लगेगा, काय को गामा लेंगे। ये बात ध्यान रखना, कौन सा पैरामीटर पूछा है? लेंथ, रेडियस, विड्थ, हाइट, ये क्या है? डायमीटर, ये सब क्या है? ये सब लेंथ है, 1d है। और आपसे एरिया पूछे तो एरिया इज अ 2d। इस क्यूबॉइड के एक सरफेस की एरिया की बात करें तो क्या है? बीटा, 2d। और पूरी होल वॉल्यूम की बात करें तो गामा है। तो वॉल्यूम बोले तब गामा पे जाओ। लेंथ, रेडियस, विड्थ, हाइट, डायमीटर, ये सब क्या है? अल्फा, लीनियर 1d। बेटा अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा, ये ध्यान रखना। आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन में अल्फा बीटा का रेशो, ये आइसोट्रोपिक के लिए 1:2:3 होता है। प्रूव करूं तो ये ध्यान रखना, बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, यानी 3 डायमेंशन मिलकर गामा बनता है और बीटा 2 डायमेंशन से, या गामा इज इक्वल टू 3/2 बीटा। ये फॉर्मूला नॉर्मल आपके मेन फॉर्मूले थर्मल एक्सपेंशन ये है, आपको ध्यान रखने हैं, नोट कर लो इसको। हाँ आ जाओ, लिखो। कल क्लास ले लीजिए सर प्लीज। कल तुम्हें क्वेश्चन लिखे, a rod of length 10 meter, a rod of length 10 meter, a rod of length 10 meter is heated from 0 to 100 degrees Celsius, is heated from 0 to 100 degrees Celsius. If linear expansion coefficient, if linear expansion coefficient is 10 की power minus 5, if linear expansion coefficient is 10 की power minus 5 per degree Celsius, if linear expansion coefficient is 10 की power minus 5 per degree Celsius, then calculate first change in length, second fractional change in length, third percentage change in length, और फोर्थ फाइनल लेंथ, बताओ जल्दी से। बोलो बेटा। कितना आया चेंज लेंथ? इनिशियल लेंथ 10, अल्फा 10 की पावर -5, टेम्परेचर राइजिंग 100, यानी 10 की पावर -2, यानी 0.00 सॉरी 0.00
0.01 मीटर, ये चेंज लेंथ आई। दूसरा जो फ्रैक्शनल चेंज लेंथ 0.01 अपॉन इनिशियल लेंथ कितना आ गया? 0.001 मीटर। मीटर, मीटर के बिना मीटर, हाँ यूनिट लेस। तीसरा परसेंटेज चेंज लेंथ इंटू 100 और कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। तो 0.001 इंटू 100, बोलो कितना आएगा? 0.1%। और फाइनल लेंथ, बेटा फाइनल लेंथ तो ऐसे निकल जाएगी, एल इनिशियल प्लस चेंज लेंथ। एल इनिशियल 10 और ये कितनी? 0.01 यानी 10.01। फिर भी आप तरीके से, सर हम तो तरीके से निकालेंगे, तो एल फाइनल एन इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी से निकालो, वही आएगा, नहीं आएगा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। When the temperature of a rod increases 10 degrees Celsius, when the temperature of a rod increases 10 degrees Celsius, when the temperature of a rod increases 10 degrees Celsius, volume increases 0.24%. Volume increases 0.24%. 0.24%. Calculate superficial and linear expansion coefficient. Calculate superficial and linear expansion coefficient. Superficial and linear expansion coefficient. बताओ। हाँ बेटा, ए अल्फा कितना आया? 0.008। 8 इंटू 10 की पावर -5 की 4। आ जाओ चेक करना। वॉल्यूम परसेंटेज चेंज दिया है 0.24%, है ना? तो बेटा चेंज इन वॉल्यूम, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम 0.24 अपॉन 100। अब बेटा गामा फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, है कि नहीं? तो बेटा 0.24 अपॉन 100 और टेम्परेचर राइजिंग कितना किया? 10। तो बेटा कितना आ गया? यहां पर गामा आ गया, पॉइंट हटाऊंगा, 24 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। तो बेटा अल्फा क्या आएगा? गामा बाई 3 अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो ये आ गया 24 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन 3। तो बेटा अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया 8 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस। और बीटा 2/3 ऑफ गामा, 2/3 ऑफ 24 इंटू 10 की पावर -5, ये आ गया बीटा इज इक्वल टू 16 इंटू 10 की पावर -5 पर डिग्री सेल्सियस, है कि नहीं? है ना? एक क्वेश्चन और लिखो, लिखो चुपचाप। 2 rods, 2 metal rods of length L1 L2, 2 metal rods of length L1 L2 and have linear expansion coefficient. 2 rods of length L1 L2
have linear expansion coefficient alpha 1, alpha 2. Have linear expansion coefficient alpha 1, alpha 2. Are welded together. Are welded together and rising same temperature. Are welded together and rising same temperature. Then equivalent linear expansion coefficient is. The equivalent linear expansion coefficient is. Equivalent linear expansion coefficient is. हाँ बेटा हो गया। चलो बेटा यहां पर दोनों की लेंथ का चेंज का सम इक्विवेलेंट लेंथ चेंज के इक्विवेलेंट होगा कि नहीं होगा? होगा। दोनों लेंथ का चेंज का सम टोटल इक्विवेलेंट, दोनों रोड की एक रोड मालूम तो इक्विवेलेंट लेंथ चेंज के इक्वल होगा। ये हो जाएगा आपका L1 अल्फा 1 डेल्टा टी, ये हो गया L2 अल्फा 2 डेल्टा टी, और इक्विवेलेंट लेंथ बोलूं तो टोटल लेंथ दोनों रोड को एक ही रोड मानू तो ये अल्फा इक्विवेलेंट और डेल्टा टी। तो बेटा डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल होकर ये नीचे आएगा तो अल्फा इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। ये आंसर है ना। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूं, सिंपल क्वेश्चन है, घर से सोच समझ के आना। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये लेंथ दी है, रोड ए और रोड बी, लेंथ वर्सेस टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। आपको ये बताना है किसका अल्फा ज्यादा, ऑर्डर ऑफ अल्फा, ऑर्डर ऑफ अल्फा, ठीक है ना। ये बताना है किसका अल्फा ज्यादा, अल्फा ए ज्यादा है कि अल्फा बी ज्यादा है, ठीक है। एक्सरसाइज सेकंड का भैया कह रहा है एक और दे दो, क्वेश्चन नंबर 51 होगा। हाँ देख 51 ही है क्या, 51 देख लेना, ये दोनों करके लाना भैया, और मॉड्यूल कर लो फिर। ठीक बेटा, थैंक यू ऑनलाइन पे